हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। बच्चे मच अवेटेड टॉपिक लेके आ गया हूं। ये एग्जाम में जरूर आता है, इससे प्रैक्टिकल भी आता है, थ्योरी भी आता है। चलो जी देखते सर कौन सा टॉपिक बात कर रहे हो, कौन सा टॉपिक का? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो जी, टाइम कहाँ गया मेरा? आ गया। चलो जी देखते सर क्या दिखाओगे? सबसे पहले बहुत कुछ लिखा बेटा। सबसे पहले आपको देखना एडी। क्या होता है एडी? इट रेफर्स टू द टोटल। सर पहले समझा दो क्या होता है बेटा। एडी का मतलब इस इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, एडी का मतलब इस इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सब प्लानिंग कर रहे हैं, नॉट परचेसिंग, प्लानिंग टू परचेज कोई सा भी गुड, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ प्लानिंग करना इन वन अकाउंटिंग ईयर को, उसको बोला जाता है एडी। अब डेफिनेशन देख लो। It refers to the total value of final goods and services which all the sector of economy are planning to buy. Planning word भूलना नहीं, planning to buy at the given level of income, जितना वो कमाते हैं अपने हिसाब से during a period of a 1 year। याद हो गया सर? सर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो इस इकोनॉमी के जितने लोग हैं सब प्लान कर रहे हैं बाय करने का इन वन अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक सर, वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगली चीज सर, ये छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ कंपोनेंट। सर कौन कौन लोग हैं इसके कंपोनेंट, मतलब कौन कौन लोग इसको बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं? सर हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट। आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है। नहीं, अगर एग्जाम में पूछेगा ना कंपोनेंट तो लिखना चाहो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, बिजनेस फर्म एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। लेकिन कंपोनेंट में पूछे तब वैसे एडी में सिर्फ इन्होंने दो लोग लिए सर। सी का मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस फर्म करती है। डन सर, अगर ये बात समझ में आई सर, एडी ना दो चीजों से मिलकर बना है, सी प्लस आई। सी का मतलब क्या सर? सी का मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आप होगे ना, आप अभी आपके पास अगर नॉर्मल गाड़ी है पैसा आ जाएगा, और महंगी गाड़ी ले लोगे पैसा आ जाएगा, हवाई जहाज ले लोगे, मतलब सर आपका जो कंजप्शन है ना वो आपकी इनकम के साथ बढ़ता है। डन सर। तो सर इसका डायग्राम में देखिए, देखो आपका कंजप्शन ना बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। किसके साथ बढ़ रहा है बेटा? आपकी इनकम के साथ। देखो नीचे वाई, वाई का मतलब इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आपका कंजप्शन बढ़ रहा है। लेकिन सर आई क्या है? सर आई इन्वेस्टमेंट है। आई क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये ऑटोनॉमस रहती है। लेकिन सर एडी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई। तो सर ये देखो एडी ना हमेशा सी प्लस आई से ऊपर होगी। सर इनके बीच का जो गैप है ये किसको डिनोट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सी जुड़ के वहां पे बने। बोलो जी समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार और देखो। चलो सर एडी समझ में आया? सर ये क्या है? अबे पहले ये देख लो ना। चलो सर एडी के बाद अब देखो एएस। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। अब तुम तो परचेस करने की प्लानिंग कर रहे थे, बेचने की प्लानिंग कौन करेगा? प्रोड्यूसर। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड, वो कितने मनी का वो लोग फाइनल गुड और सर्विसेज तैयार करें, that all producers are willing to supply in a economy in a given period of 1 year। लेकिन सर एक ध्यान समझना कि एएस का मतलब वो एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्रीगेट सप्लाई तो हम उतना ही करेंगे ना जितना पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर 1 नेशनल इनकम वो कहता था कि इकोनॉमी में जितना पैसा जाएगा वो उतने का ही तो बनाएगा। तो सर जो आपने खर्च किया सी, और जो आपने सेव किया, आप अपनी इनकम के साथ दो ही चीजें कर सकते हो बेटा। नहीं वो सब चीजें नहीं, आप अपनी इनकम को या तो कंज्यूम कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो सर सी प्लस एस इक्वल होता है वाई के, और यही इक्वल होता है एएस के। ठीक सर, इसका मतलब इसके दो ही कंपोनेंट हुए, कंजप्शन और सेविंग। बताओ बेटा ये भी याद हो गया? हाँ जी सर इसका डायग्राम देख लो। सर इनकम आपका बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इनकम के साथ आपका कंजप्शन भी बढ़ता है और आपकी सेविंग भी बढ़ती है। दोनों चीजें बढ़ती है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली ये दोनों चीजें बढ़ती है। हो सकता है कंजप्शन का प्रोपोर्शन ज्यादा हो, सेविंग का प्रोपोर्शन कम हो। मतलब सर अगर आप 100 रुपीज कमाते हो तो आप 80 खर्च करते हो, 20 सेव करते हो, तो प्रोपोर्शन एक्सपेंसेस का ज्यादा है, सेविंग का कम है। चलो सर ये भी समझ में आया? सर अगर ये भी समझ में आया तो अगला देखना कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। अभी तक आपने एडी किया, एएस किया, अब हम कर रहे हैं कंजप्शन फंक्शन। सर कंजप्शन फंक्शन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके अलावा एग्जाम में कोई सी भी डेफिनेशन आएगी आप उसको क्रैक कर दोगे। सर समझाओ कैसे? जब भी आएगा कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन, जब भी आएगा कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन, सुन रहे हो मेरी बात? हाँ जी सर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक, लेकिन कौन सा? फंक्शनल रिलेशनशिप। कंजप्शन फंक्शन में लिखेंगे इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। सेविंग में सर आपने तो डेफिनेशन ही नहीं लिखी, क्योंकि वो आप लिखोगे। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। बताओ जी दोनों चीजें हो गई? हाँ जी सर इसका डायग्राम देखो बेटा। कंजप्शन का डायग्राम ये होता है, इनकम के साथ बढ़ता है। सर सेविंग का डायग्राम कैसा होगा? सेविंग का डायग्राम, भाई सेविंग भी तो बढ़ती है ना इनकम के साथ, लेकिन स्लो स्पीड से बढ़ती है। वो अगर ऐसे चल रही तो थोड़ा सा नीचे की तरफ से जाएगा। ठीक, चलो सर बहुत बढ़िया, ये भी समझा सर, दो चीजें आपने और समझा दी। अगला देखो बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सर कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन के बाद इन्वेस्टमेंट फंक्शन।
अब यहाँ पे गलती नहीं कर देना कि सर सब में फंक्शन लगा तो सब में रिलेशनशिप डाल देना ही बेटा, जरूरी नहीं है। कोई आदमी दिखे कि रिलेशनशिप में है लेकिन वो हो, जरूरी नहीं है बेटा, ठीक। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा, समझे मेरी बात। जरूरी नहीं है कि वो दिख रहा है तो वो हो रिलेशनशिप में, आप ट्राई मार लेना, पढ़ लो बेटा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। किसी नए एसेट को बनाने के लिए जो खर्चा किया गया है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। लेकिन बेटा इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड, ललचाना, पिया तू अब तो आजा, ऑटोनॉमस, पिया विया से कोई मतलब नहीं, अपन मोदी जी हैं, ठीक, इस पढ़ा लो सर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल एसेट, इंड्यूस्ड मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन की वजह से उनको ऐसा लगता है ज्यादा पैसा डालेंगे ज्यादा इनकम होगी, तो प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन से इनकम को देखकर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो उसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड। मतलब उस इन्वेस्टमेंट को कौन इंड्यूस कर रहा है बेटा, कौन इंड्यूस कर रहा है, इनकम। डन। तो सर यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे सर इन्वेस्टमेंट दैट इज इंड्यूस्ड बाय इनकम विद द प्रॉफिट मोटिव इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सर ऑटोनॉमस जिसको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं सर, इंड्यूस्ड। सर यहां पे आपने ना आई बताया था, आई, ये कौन सा वाला था, इंड्यूस्ड या ऑटोनॉमस। आपके सिलेबस के लिए यहां पे सिर्फ ऑटोनॉमस वाला लिया गया, ठीक। ये सारी बातें समझ में आई सर, ये पूरी थ्योरी समझ में आई, बस आप बता दो ये क्या जंजाल बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 इन सबको मिला के मैंने यहाँ पे बनाया। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। आप सबसे पहले बस इसको देखो, ऊपर वाला आपको नहीं दिख रहा, अबे ऊपर वाला कहाँ गया, मुझे भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, आपको बस ये दिखना चाहिए बेटा। ये डायग्राम है, ये डायग्राम है, डन डन सर। ये आपकी इनकम है, ये ना आपका इनकम है, जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, ये बेटा आपकी इनकम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इनकम तो यहाँ से शुरू होती है ना, जीरो से, इनकम यहाँ जीरो से शुरू होती है, तो सर सेविंग यहाँ से होनी चाहिए, हो रही है बेटा। लेकिन जब तक आपकी इनकम नहीं होती तो क्या आप खाना पीना खाना छोड़ देते हो? जैसे अभी आप कोई पैसा वैसा नहीं कमाते हो, खाना वाना नहीं खाते हो क्या? सर खाते हैं। कहाँ से खाते हो, कहाँ से पैसा लाते हो? सर इसका मतलब जब इनकम नहीं होती तब भी हम खर्चा करते। सर ये बात कैसे पता चली, ये देखो बेटा, जब आपकी जीरो इनकम थी, अब ये वाला दिखने लगा होगा, जब आपकी जीरो इनकम थी तो सी कंजप्शन था ना, कंजप्शन फंक्शन। ये सर यहाँ से क्यों शुरू हुआ? यहाँ से इसलिए शुरू हुआ क्योंकि जीरो से लेके 40 50 जो भी यहाँ पे हमने 40 लिया, जीरो से लेके 40 तक आप खर्च कर चुके हो जीरो इनकम पे, आपकी इनकम नहीं है तब भी। सर ऐसा क्यों होता है? सर इसको बोला जाता है ऑटोनमस कंजप्शन। सी बार से डिनोट करते हैं इतने एरिया को। सर जैसे वो एरिया यहाँ पे डिनोट हो रहा है, देखो यहाँ पे बार सी, ये वो खर्चा है जो आपने कर दिया बिना इनकम कमाए। पैसा कहाँ से लाए बोलो जी? सर पैसा यहाँ से लाए, यहाँ से आपकी इनकम शुरू होती है, तो लेकिन आपकी इनकम क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। तो सर मतलब आपने अपनी सेविंग्स तोड़ दी। सेविंग्स तोड़ने को क्या बोलते हैं बेटा? डिस सेविंग। आपने सेविंग को डिस कर दिया है, डिस, तो ये हो गई डिस सेविंग। डन। लेकिन जब आपकी इनकम यहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो फिर आप क्या स्टार्ट कर दोगे बेटा? सेविंग। बोलो जी बात समझ में आई? यस सर ये बात समझ में मुझे आ गई। लेकिन जब तक आप डिस सेविंग करोगे, भाई पैसा डिस सेविंग का मतलब अपनी सेविंग तोड़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो? खा ही रहोगे। तो देखो बेटा यहाँ तक आपने खा लिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, इनकम आपकी स्टार्ट हो गई और आपने क्या किया? खर्चा करना शुरू किया। लेकिन अब सेविंग भी शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझना, मैं छोटा सा डेटा यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करते हैं कि वाई, आपकी इनकम जीरो थी तो भी आपका खर्चा 40 का था। उस केस में आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी बेटा? -40 हो जाएगी। पक्का बात समझ में? यस सर। लेकिन सर कल को अगर इनकम आपकी 40 हो गई तो बेटा ये 120 हो जाएगी और ये -20 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ इतना ज़्यादा नहीं समझना, आपको मैंने जितना बताया है आपको सिर्फ वो समझना है। सर अब दूसरी बात ये समझ लेना, सर ये डायग्राम मैंने उठा के यहाँ पे बनाया, ठीक सर, आपने यहाँ पे उठा के डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम में सर आप जैसे आपने यहाँ पे डिस सेविंग और यहाँ पे सेविंग बताया, क्या यहाँ पे भी वो चीज़ हो सकती है? बेटा ये जो वाई है ना, ये इनकम है, ये वाई इनकम है और ये बेटा कंजप्शन है, ठीक। इनकम देखो यहाँ इस एरिया में कम है, इनकम इस एरिया में कम है और इस एरिया में इनकम ऊपर चलेगी। जब इस एरिया में इनकम कम है तो आप ज़्यादा पैसा कैसे खर्च कर सकते हो? तो सर बोला ना कि ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, बोलो ना, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? डिस सेविंग। ये वाला एरिया भी हो गया सर डिस सेविंग। और इसमें जब इनकम ज़्यादा हो गई है और कंजप्शन कम हो गया तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया?
सेविंग। पता है इसका जो एरिया होगा ना, इसका एरिया वो इसके एरिया के बराबर होगा और इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। डन सर, एग्जाम में आएगा, बिंदास बना के हैं बिना डरे हुए। सर ये एडी क्या घुसेड़ा हुआ है यहाँ पे, अब ये सी प्लस आई एडी नहीं होता इसलिए मैंने बना दिया। डन, कोई सा भी डायग्राम आए, कोई सा भी इसमें आए तो आप ये बना देना। ठीक, चलो अच्छा लगा, जल्दी से इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब आपको ना एक सेकंड स्क्रीन दिख रही होगी, बात मानो मास्टर स्क्रीन है ये, इसके बेसिस पे सब हो जाएगा। नहीं विश्वास होता, आओ देखो सर। दो चीजें, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। मैं आपको सिर्फ एक्सेस डिमांड पढ़ाऊंगा। क्यों सर, इसके पैसे नहीं दिए क्या? अबे तो पैसे तो तुमने इसके भी नहीं दिए हैं, मजाक कर रहा हूं। ठीक, लेकिन देखो सर, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड आप सोचो नॉर्मल फिनोमेना में कब होता है? डिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई से, इसको बोला जाएगा एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। लेकिन सर हम तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे एडी और एएस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्लानिंग चल रही है और सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी खरीदना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल की तो बात नहीं हो रही, तो ये डिमांड तो नहीं है, ये एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है और ये डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड है। ठीक, अब जरा समझो इसको, सर समझो, आपको एडी भी आता है, आपको एएस भी आता है। अब जरा ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। एडी इज मोर देन एएस। अगर एडी ज्यादा होगा एएस से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। अब सुनो सर, फुल लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इकोनॉमी में ना माना गया कि तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक वो जब हर आदमी जॉब चाहता है और सबको जॉब मिल गई, फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, हर आदमी जॉब चाहता है लेकिन सबको नहीं मिल रही, उसको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, हर आदमी जॉब चाहता है, सबको मिल भी गई लेकिन फिर भी वैकेंसी है, मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट। ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं ओवर वाली, और सर फुल वाली भी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पढ़ाने के लिए माना गया है कि इंडिया में जितने लोग थे, जितने रिसोर्सेज थे, सबको एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है। अब कोई आदमी खाली नहीं है, लेकिन फिर भी डिमांड ज्यादा हो गई है, तो कैसे बनाएं? हम तो बना ही नहीं सकते, नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते, लेकिन लोग तो ज्यादा मांग रहे हैं, होगा क्या? अब समझो कहानी। एडी इज मोर देन एस, डिमांड ज्यादा हो गई है सप्लाई से एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट तो फुल है, अब कोई आदमी खाली ही नहीं है। ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी, इससे क्या होगा सर? अगर ये चीज हो गई, एडी ज्यादा हो गया एएस से फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, डेफिनेशन ऐसे लिखनी है, तो सर क्या क्रिएट हो गया? एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जब हो जाएगी तो आपको क्या लगता है इकोनॉमी खराब हो जाएगी? नहीं नहीं, जो बेचने वाला है ना बड़ा समझदार है, होशियार है, वो क्या करेगा? अपनी चीजें महंगी बेचने लगेगा ताकि हर आदमी ना खरीद पाए। जिनके पास कम पैसा है उनकी रीच से बाहर निकल जाए। समझो, इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। सर डायग्राम में समझाओ। डायग्राम में बेटा ये एएस है, ये आपकी इनकम है, मेरी इनकम है, हम सब की इनकम है। एएस एग्रीगेट सप्लाई, सबकी इनकम को जोड़ लिया, इंडिया की इनकम बन गई, नेशनल इनकम बन गई। बेटा ये थी एडी एग्रीगेट डिमांड, हम सब इसकी डिमांड कर रहे थे। और ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये वाला पॉइंट आपको अब डायग्राम ये वाला बनाना, यहाँ पे लिखना है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, सर फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये सिचुएशन थी, लेकिन बेटा देखो एडी ऊपर चला गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। अब इस डिमांड ने क्या किया सर? यहां से यहां तक, ये जो मैंने लाइन खींची, यहां से यहां तक क्या हुआ? ये चीजों के दाम अब बढ़ेंगे, क्योंकि अब नया इक्विलिब्रियम तो यहां बनेगा, नया इक्विलिब्रियम तो यहां बनेगा, यहां तो बनेगा नहीं इक्विलिब्रियम। सर फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इक्विलिब्रियम, सर वो तो यहां बनता था, अब वहां पे बनेगा। लेकिन वहां पे जाने के लिए कोई आदमी है कहां जो सामान बनाएगा? तो हम वहां जाएंगे ही नहीं, हम वहां तक सामान बेचेंगे ही नहीं, हम अपनी चीजों को महंगी कर देंगे। तो बेटा ये जो एरिया बनेगा ना, ये इसको बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। अब आपको एक बात समझ में आ गई, एग्जाम में चाहे वो आपसे एक्सेस डिमांड पूछे या इन्फ्लेशनरी गैप पूछे, लिख के यही आना है। When AD is more than AS at full employment level of output in an economy, it leads to inflationary gap. अब सर सवाल, अगर ऐसा होगा तो इसका इम्पैक्ट कहां कहां पड़ेगा? तीन चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक आपके सामान पे, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, तीसरा प्राइस पे। आप सोचो, क्या आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। सर रीजन, अबे कोई बनाने वाला ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? अगर हम इकोनॉमी में 1 लाख यूनिट है तो 1 लाख यूनिट ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं ना घटेगी। दूसरा सर क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज आएगा? किसी नए आदमी को काम पे रखोगे या निकालोगे? नहीं करेंगे। सर मुझे पता है कि जितने आदमी मैंने काम पे लगाए उससे ज्यादा तो डिमांड है, किसी को काम से नहीं निकालेंगे। एक चीज सोचना, सर आप कह रहे हो काम से नहीं निकालोगे, ये सब प्लानिंग है ना, एडी प्लानिंग है।
और एएस बी लिंक टू सप्लाई है ना, तो यहाँ पे प्लानिंग चल रही है सर। लेकिन तीसरा इंपैक्ट पड़ जाएगा राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ जाएगा। हम एक यही तो हथियार है जो यूज कर सकते हैं। ठीक सर। सर अब मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है? सर कुछ इसके कारण हैं, आपको इसमें से एग्जाम में कोई 3-4 ही लिखने होंगे। ठीक सर। पहला, इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे ही लोगों के पास पैसा आया उन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया, ज्यादा पैसा लोगों के पास बढ़ेगा, लोग ज्यादा खर्चेंगे, वो लोग वो भी खरीदना चालू हो जाएंगे जिसकी वो औकात भी नहीं थी। अब अगला, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फर्म ने पैसा डालना शुरू कर दिया। तीसरा, डिक्रीज इन टैक्सेस। अब सोचो, पहले आप 100 रुपए कमाते थे, 30 रुपए गवर्नमेंट काट लेती थी, आपके पास 70 ही आता था, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, बोला जी अब हम 10% टैक्स लेंगे, तो आपके पास 70 की जगह 90 आने लगा, तो भी आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे। सर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, किसी तरीके से मार्केट में ज्यादा पैसा पहुंचने लगे, गवर्नमेंट ने भी खर्चा बढ़ा दिया, अपना खर्चा बढ़ा दिया। लास्ट बेटा, राइज इन एक्सपोर्ट। अब ये समझना, राइज इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? इंडिया से सामान बाहर जाने लग रहा है, इंडिया से मतलब नए तरीके की डिमांड क्रिएट हो गई है। पहले इंडिया वाले तो मांग ही रहे थे, तुमने क्या किया, इंडिया वालों को तो दे नहीं रहे, बाहर वालों को भेजने लगे, तो इंडिया में जो सामान है वो हमें महंगा खरीदना पड़ेगा। अगला, फाइल इन इंपोर्ट, बाहर से सामान हम मंगाते थे, बाहर से सामान हम मंगाते थे, अब नहीं मंगा रहे, क्योंकि इंडिया का ही सामान सस्ता हो गया। अब जब इंडिया का सामान सस्ता हो गया तो बाहर से मंगवाएंगे क्या? नहीं मंगवाएंगे। अब जब इंडिया का सामान सस्ता हो गया है और हम इंडिया से खरीदने लग रहे हैं तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। डन सर, ये तो आपने मुझे पूरा समझा दिया। सर वो भी समझा दो, आप बेवकूफ हो अगर मेरे से वो पूछे, जो आपने ये समझा इसका उल्टा कर दो। सर चेक करा दो, चेक करा देते हैं। देखो जी, यहाँ पे डेफिनेशन क्या थी, एडी इज मोर देन एस, यहाँ पे लिखेंगे वाइस वर्सा में एडी इज लेस, से वर्ड क्या चेंज होगा, लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। सर सब कुछ सेम, हाँ इट लीड्स टू, अगर लेस हो जाएगी तो एक्सेस की जगह डेफिसिट डिमांड आ जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। सर यहाँ पे समझा दो, डायग्राम समझा देता हूँ बेटा। पहले हम लोग यहाँ थे फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब सर यहाँ पे आ गए तो ये क्या हो गया, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक सर, डिफ्लेशनरी गैप। अब सर इसका ना मुझे इम्पैक्ट बता दो, इम्पैक्ट बता दो। सर मुझे बताओ क्या आउटपुट पे इम्पैक्ट आएगा? आएगा, मैं बताता हूँ क्या आएगा। आउटपुट का अब स्टॉक बनता चला जाएगा, आपकी इन्वेंट्री बढ़ने लगेगी। भाई लोग खरीद ही नहीं रहे, डिमांड कम हो गई। आप तो प्लानिंग कर रहे थे ना इतने बनाने की, सॉरी आप तो प्लानिंग कर रहे थे इतने बेचने की, अब लोग मांग ही नहीं रहे, लेकिन आप तो पहले बना चुके ना, प्लानिंग का पार्ट तो कहता आप बना चुके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंटरी। अगला सर एम्प्लॉयमेंट पे कोई चेंज आएगा? हाँ, लोग बेचारे काम करना चाह रहे हैं, आप उनको काम नहीं दे रहे हो। जैसे यहाँ पे ना नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये क्या होता है, इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट? वर्कर्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग रेट बट नॉट गेटिंग जॉब। क्या करें हम, क्यों रखे काम पे? अबे सामान बिक नहीं रहा, तुझे काम पे रखे और सामान बनवा ले। सर आपने तो कहा स्टॉक जनरेट होगा। बेटा यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग चल रही है, मुझे प्लानिंग कर रहा हूँ कि स्टॉक बच जाएगा, इसलिए मैं लोगों को काम पे ही नहीं रखूंगा। सर लास्ट इंपैक्ट बता दो, प्राइस पे क्या होगा? मुझे पता था, आप सबको पता है, फॉलिंग प्राइस। डन बेटा, जिस बच्चे को ये अच्छे से आ गया उसको ये आ जाएगा। ठीक, चलो जी यहाँ पे सीरीज खत्म हुई। अब बेस्ट ऑफ लक। CUT के लिए कल एग्जाम से तुरंत आके देखना बेटा, अनाउंसमेंट होने वाली है। CUET के लिए कल अनाउंसमेंट है, एग्जाम देने के बाद तुरंत आना थैंक्स करने के लिए। सर आपने जो पढ़ाया वो सब एग्जाम में आ गया, प्लीज बेटा। चलो जी बाय बाय।